जब कभी परिवार में सुख शांति खो जाए या परिवारजनों में आपसी मतभेद शुरू हो जाएं, तो उस घर को टूटने में ज़्यादा वक्त नहीं लगता। इंसान चाह कर भी इस पर अपना बस नहीं चला सकता। ऐसी उजाला की सोच थी। ऐसे ही घर में जब तब बढ़ती जा रही परेशानियों ने मेरी भतीजी उजाला की तबीयत और ज़्यादा ख़राब कर दी। सर्दी जुखाम से पैदा हुआ सिर दर्द रोने के कारण इतना बढ़ा कि सिर फटने लगा। बुआ, पिताजी और माँ के मरने का सदमा सहा है मैंने। दोनों छोटे भाइयों को काबिल बनाकर इज्जत की जिंदगी देने के लिए मैंने अपना घर नहीं बसाया। कितना अच्छा फल मिल रहा है मुझे अपने त्याग और बलिदान का। इतना कहकर उजाला सुबकने लगी। तू इतनी परेशान मत हो उजाला, सब ठीक हो जाएगा। मैंने उसे दिलासा देते हुए बार बार समझाया, पर उसका रोना नहीं थमा। मेरा बड़ा भतीजा अरविंद अपने कमरे में अपनी पत्नी पूनम से ऊंची आवाज में झगड़ा कर रहा था। आमतौर पर अरविंद से डरने और दबने वाली पूनम उस दिन जबरदस्त विद्रोही मूड में उससे खूब लड़ रही थी। मैं नहीं रहूंगी, नहीं रहूंगी, अब इस घर में मैं बिल्कुल भी नहीं रहूंगी। पूनम की गुस्से से भरी आवाज हम साफ साफ सुन सकते थे। रात दिन की रोक टोक अब मुझसे नहीं सही जाती है। आपकी बहन जानबूझकर मुझे दुखी और परेशान करती हैं। हमें नहीं चाहिए उनकी सहायता, उनका पैसा। मैं और मेरा बच्चा एक वक्त की रोटी खाएंगे, पर अब मैं सुख चैन से अलग घर में ही रहूंगी। जिस बात को लेकर घर का माहौल इतना खराब हो गया था, वो बहुत छोटी सी बात थी। दरअसल पूनम सुबह अपनी बड़ी बहन से मिलने जाने के लिए पूरी तरह तैयार हो चुकी थी, लेकिन उजाला ने अपनी खराब तबीयत को कारण बना उसे जाने से रोक दिया। पूनम की प्रतिक्रिया अप्रत्याशित रूप से तेज रही। वो बुरी तरह पहले उजाला से उलझी, फिर अरविंद से। उसका देवर विनय, देवरानी नेहा और मैं उसे समझाकर शांत करने में पूरी तरह असफल रहे थे। घटना चक्र ने खतरनाक मोड़ तब लिया जब अरविंद ने गुस्से में आकर पूनम के गाल पर 2 थप्पड़ मार दिए। पूनम ने एकदम खामोश होकर अपना और अपने बेटे डुग्गू का ज़रूरी सामान एक सूटकेस में भरना शुरू कर दिया। वह घर छोड़कर मायके जाने की तैयारी कर रही थी। नेहा की पूरी सहानुभूति अपनी जेठानी के साथ है, यह उसके हाव भाव से साफ पता चल रहा था। नेहा अच्छी पगार पाती है, बाहर घूमने फिरने और मौज मस्ती करने में उसका मन बहुत लगता है। मेरा यह मानना है कि अगर विनय अपनी बहन के साथ इतनी ज़्यादा मजबूती से ना जुड़ा होता तो नेहा अब तक जरूर घर से अलग हो गई होती। विनय भावुक स्वभाव का है। वह अपनी दीदी की बेहद इज्जत करता है। उसे मैंने ऊंची आवाज़ में उजाला से बातें करते कभी नहीं सुना। नेहा और विनय की लव मैरिज हुई थी। नेहा की तुलना में सब पूनम को ज़्यादा सीधा और सरल मानते थे, पर आज वही घर छोड़कर मायके जाने की तैयारी कर रही थी। पूनम ने सामान उठाया और डुग्गू का हाथ पकड़ बाहर दरवाजे की तरफ तेज चाल से बढ़ गई। उसके पीछे पहले अरविंद घर से बाहर गया। करीब 5 मिनट बाद विनय और नेहा भी उन्हें ढूंढने के लिए घर से बाहर चले गए। मैं बाहर का दरवाज़ा बंद करके उजाला के कमरे में लौटी तो उसे बेहद उदास और दुखी पाया। बुआ, क्या मैं इतनी बुरी हूँ कि इस घर का हर सदस्य मुझे नफरत की नज़रों से देखने लगा है? उजाला के इस सवाल के जवाब में मैंने उसे छाती से लगा लिया तो वह सुबकने लगी। मेरे बड़े भैया करीब 11 साल पहले हमें छोड़ गए थे और भाभी उनसे 3 साल बाद। भैया ने सदा के लिए आंखें मूंदने से पहले अपनी बेटी उजाला पर परिवार की देखभाल की सारी जिम्मेदारी डाल दी थी। उजाला ने अपने पापा को दिए गए वादे को ज़रूरत से ज़्यादा गंभीरता के साथ निभाया था। उसने अपना ही नहीं, अपने भाइयों का करियर भी अच्छा बनाया। उसके लिए रिश्ते आते रहते थे, पर वो शादी से इनकार करती रही। अपने से पहले उजाला ने अरविंद की शादी कर दी। मेरी समझ से उसकी शादी ना होने के अलग अलग समय पर अलग अलग कारण रहे। जब तक वो 26 की हुई तब तक अपने स्वर्गीय पिता को दिए गए वचन के चलते उसने शादी करने से इनकार कर दिया था।
इस उम्र के बाद लड़कियों के लिए उचित रिश्ते आने कम हो जाते हैं। बाद में वो विनय को इंजीनियर बनाने व अरविंद की शादी की जिम्मेदारियों के चक्कर में फंसकर अपनी शादी टालती गई। शादी की सही उम्र निकलती जा रही है, इस बात का एहसास किस सामान्य लड़की को नहीं होगा। उजाला भी जरूर मन ही मन परेशान व चिंतित रही होगी। तभी उसके चेहरे का नूर कम होने लगा। कैरियर बेहतर हो रहा था, पर विवाह के बाजार में उसकी कीमत कम होती गई। विनय के इंजीनियर बनते ही अपने एक सहपाठी की छोटी बहन नेहा से प्रेम विवाह कर लेना उजाला पर सदमा पहुंचा गया। इस शादी के बाद उसने कभी शादी ना करने की बात सबके सामने कुछ शिकायती अंदाज में खुलकर कहनी शुरू कर दी थी। बुआ, मेरे दोनों भाइयों के घर बस गए हैं, यह मेरे लिए बड़े संतोष की बात है। इनके परिवार ही अब मेरे अपने हैं। इन सब के साथ मैं आराम से ज़िंदगी गुजार लूँगी। उजाला के ऐसे मनोभावों को मैं कभी बदल ही नहीं पाई। विनय की शादी के बाद पहले से चली आ रही समस्या ने ज़्यादा विस्फोटक रूप हासिल कर लिया था। समस्या पैदा हुई थी उजाला के स्वभाव को लेकर। वह दोनों भाइयों से बड़ी थी। जिम्मेदारियों का बड़ा सा बोझ वो अपने कंधों पर सालों से ढो रही थी। दोनों भाई उसे पूरा मान सम्मान देते थे, उसके कहे को कभी नहीं टालते थे। उजाला खुद को घर की मुखिया मानती थी। हर किसी को आदेश देना उसे अपना हक लगता। सब उसके ढंग से उसके कहे पर चलें, ये इच्छा उसके मन में गहरी जड़ें जमाए हुए थी। पूनम और नेहा बाहर से आकर परिवार का अंग बनी थी। उजाला सबकी शुभचिंतक है, इसका एहसास सभी को था, पर उसके तानाशाही व्यवहार के चलते घर का माहौल तनावपूर्ण रहता। बड़ी ननंद का व्यवहार दोनों को धीरे धीरे असहनीय होता जा रहा था। घर में बढ़ती कलह व असंतोष की खबरें मुझे रोज ही फोन पर मिल जाती थी। घर की तीनों स्त्रियां मुझे अपने अपने पक्ष में करने के लिए एक ही घटना को अलग अलग रंग देकर सुनाती। दोनों भाई इन परिस्थितियों से बेहद दुखी व परेशान थे। अपने भैया भाभी के परिवार को यूं दुखी, परेशान व तनावग्रस्त देख मुझे इस समस्या के समाधान की ज़रूरत शिद्दत से महसूस होने लगी थी। समस्या का समाधान करीब 3 महीने पहले कार्तिक के रूप में मेरे सामने आया था। वह मेरी बहुत पुरानी सहेली गीता का बड़ा बेटा था। उसकी पत्नी सड़क दुर्घटना में करीब 3 साल पहले चल बसी थी। कोई संतान न होने के कारण कार्तिक बिल्कुल अकेला रह गया था। अपने दोनों छोटे भाइयों के परिवारों के साथ रहते हुए भी अकेलापन दर्शाने वाली उदासी उसके चेहरे पर बनी ही रहती थी। मेरी समझ से जीवन साथी को ढूंढ निकालना उजाला और कार्तिक दोनों की भावी खुशियां व सुख शांति सुनिश्चित करने के लिए जरूरी था। इसी सोच के तहत मैंने अलग अलग बहाने बनाकर कार्तिक और उजाला की आपस में मुलाकातें कई बार कराई थी। आज भी कार्तिक आएगा, मुझे पता था। कल शाम मैंने ही फोन पर उजाला की बुखार होने की सूचना दी थी। कार्तिक उजाला में दिलचस्पी ले रहा है, यह मेरी और दूसरे लोगों की आंखों से छिपा नहीं था। लेकिन उजाला की प्रतिक्रिया से मुझे खासी निराशा मिली थी। बुआ, किस वजह से यह कार्तिक आपको मेरे लिए उचित जीवन साथी लग रहा है? कुछ दिनों पहले ही उजाला ने बुरा सा मुंह बनाकर मुझे अपनी राय बताई थी। मैं भी कोई रूप की रानी नहीं हूँ, पर उसकी पर्सनालिटी तो बिल्कुल ही फीकी है। मैंने कहा, मुझे तो ऐसा नहीं लगता। लंबा कद है, काना, बहरा, लंगड़ा या गूंगा नहीं है। हाँ, दुबला पतला जरूर है, पर शादी के बाद सुकुड़े लड़कों की अक्सर तोंद निकल आती है। मैंने कार्तिक के पक्ष में उसे समझाने का प्रयास शुरू किया। मुझे ना किसी तोंदू में दिलचस्पी है, ना भोंदू में। वह सीधा है, भोंदू नहीं। पूरे घर में अपनी बीमार माँ का वही सबसे ज़्यादा ध्यान रखता है। बुआ, मैं उससे बंध गई तो उसकी यह जिम्मेदारी भी मेरे गले पड़ जाएगी। उसके घर में 10 लोग तो होंगे ही। मेरी अब वह उम्र नहीं रही कि इतने बड़े संयुक्त परिवार में जाकर मैं खट सकूं। उजाला, हम किसी दूसरे के काम नहीं आएंगे, किसी का सहारा नहीं बनेंगे, तो हमारे काम भी कोई नहीं आएगा। मेरे इस तर्क को सुनने के बाद उजाला कुछ उदास जरूर हो गई, पर कार्तिक से संबंध जोड़ने में
मैं उसकी दिलचस्पी पैदा नहीं कर पाई। मैं कार्तिक को लेकर जब उजाला के कमरे में पहुंची तो वो खस्ता हालत में नजर आ रही थी। उसका सिर पहले ही दर्द से फटा जा रहा था, अब उल्टियां भी शुरू हो गई। उन दोनों के बीच औपचारिक बातचीत शुरू हुई और मैं पलंग पर लेटी उजाला के माथे पर ठंडे पानी की पट्टियां रखने लगी। कुछ देर बाद मैंने यह काम कार्तिक को सौंपा और अदरक वाली चाय बनाने के लिए रसोई में चली आई। उजाला के अंदर शायद इतनी ताकत नहीं थी कि वह कार्तिक द्वारा पट्टियां रखे जाने का विरोध कर पाती। हमारे बहुत जोर देने पर उजाला ने 2 घूंट चाय ही पी थी कि फिर उसका जी मचलाने लगा और 2 मिनट बाद उल्टी हो गई। इसका बुखार कम ही नहीं हो रहा है, कोई लौट आता तो इसे डॉक्टर को दिखा लाते। मेरी आवाज़ चिंता से भरी थी। हम दोनों ले चलते हैं इन्हें डॉक्टर के पास, कार्तिक ने सकुचाए अंदाज में सुझाव पेश किया। गुड आइडिया, मैं कपड़े बदल कर आती हूँ। उजाला के कुछ कहने से पहले ही मैं कमरे से बाहर निकल आई थी। उजाला को कार्तिक की उपस्थिति असहज बना रही थी। वह उसकी किसी भी तरह की सहायता लेना नहीं चाहती थी, पर कमजोरी ने उसे मजबूर कर दिया था। कार्तिक उजाला को सहारा देकर बाहर लाया, फिर डॉक्टर के क्लिनिक तक जाने के लिए 2 रिक्शे ले आया। मुझसे उजाला नहीं संभलेगी, ऐसा कहते हुए मैंने कार्तिक को उजाला के साथ रिक्शे में बिठा दिया। इस बार बीमार उजाला की आंखों में मैंने नाराजगी के भाव साफ देखे, पर उसकी परवाह ना कर मैं दूसरे रिक्शे की तरफ चल दी। उनका रिक्शा चल पड़ा। सड़क के एक कोने पर जाकर जब वह मेरी आंखों से ओझल हो गया तो मैंने अपने रिक्शे वाले को 10 रुपए देकर खाली वापस भेज दिया। मेरा कार्तिक और उजाला के साथ क्लिनिक तक जाने का कोई इरादा ना था। ताला खोलकर मैं घर में घुसी और टीवी खोलकर सीरियल देखने का आनंद लेने लगी। कार्तिक से उजाला हर बार कटी कटी सी मिलती आई थी। मैंने इस बार उन दोनों का काफ़ी समय एक साथ गुजरे इसका पक्का इंतजाम कर दिया था। अब आगे जो होगा देखा जाएगा, ऐसा सोचकर मैं आराम से सीरियल देखने में मग्न हो गई। वे दोनों करीब 2 घंटे बाद लौटे। डॉक्टर ने उजाला को उल्टियां बंद करने का इंजेक्शन दिया था। वह कुछ बेहतर महसूस कर रही थी, इसी कारण उसकी नाराजगी और शिकायतें लौटने लगी। बुआ, यह सब लोग 3 घंटे से कहाँ गायब हैं? उसने नाराजगी भरे लहजे में अपने भाई व भाभियों के बारे में सवाल पूछा। वे सब पूनम की बड़ी बहन के घर चले गए हैं, मैंने उसे सही जानकारी दे दी। क्यों? मेरे ख्याल से पूनम का मूड ठीक करने के इरादे से। और मैं यहाँ मर रही हूँ, इसकी किसी को चिंता नहीं है? वह भड़क उठी। अपने घर वाले मस्ती मारते फिरें और एक बाहर का आदमी मुझे डॉक्टर के पास ले जाए, मेरे लिए दवाइयाँ खरीदे, मारा मारा फिरे। क्या मैं बोझ बन गई हूँ उन सब पर? और आप क्यों नहीं हमारे साथ आई? मैंने विषय बदलने के लिए आक्रामक रुख अपनाते हुए जवाब दिया। उजाला, जो तुम्हारे सुख दुख में साथ खड़ा है, उस नेक दिल इंसान को बाहर का आदमी बताकर उसकी बेइज्जती करने का तुम्हें कोई अधिकार नहीं है। मेरा तीखा जवाब सुनकर उजाला पहले चौंकी और फिर परेशान नजर आती कार्तिक से बोली, आई एम सॉरी। गुस्से में मैं गलत शब्द मुंह से निकाल गई। इसे आसानी से माफ मत करना कार्तिक, मेरी कोई बात नहीं सुनती है यह जिद्दी लड़की। इसे माफ़ी तभी देना जब यह तुम्हारे कहने से कुछ खा ले। मैं तुम दोनों का खाना अभी यहीं लाती हूँ। उजाला से नज़रें मिलाए बिना मैं मुड़ी और कमरे से बाहर निकलकर रसोई में आ गई। आज सारी परिस्थितियाँ मेरे पक्ष में थी। बिस्तर में लेटी बीमार उजाला न कहीं भाग सकती थी, न जोर से झगड़ा करने की हिम्मत उसमें थी। कार्तिक की मौजूदगी में उजाला को अपना व्यवहार सभ्यता की सीमा के अंदर रखना ही था। मैं उसके सामने पड़ने से बच भी रही थी। कार्तिक ने जब भी जाने की इच्छा जाहिर की, मैंने या तो उसे कोई काम पकड़ा दिया या प्यार से डपट कर चुप करा दिया। वैसे उजाला ने पहले जो नाराजगी भरी खामोशी अपनाई हुई थी, वह भी कुछ देर सोने के बाद गायब हो गई। जागने के बाद उजाला ने कार्तिक के साथ एक लोकप्रिय हास्य धारावाहिक देखा। फिर दोनों हल्के फुल्के अंदाज में बातचीत करने लगे। मैंने नोट किया कि उजाला मुझे देखकर गुस्सा आंखों में भर लाती थी, पर कार्तिक के साथ उसका व्यवहार दोस्ताना था।
ऐसा शायद पहली बार हो रहा था। मैं बाहर आंगन में पौधों को पानी डालने आ गई। थोड़ी देर बाद उजाला के कमरे में पहुंचकर मैंने देखा कि मेरी भतीजी पलंग पर टीवी देखते देखते फिर सो गई थी और कार्तिक पास पड़ी कुर्सी में बैठकर सो रहे थे। आने की मेरी आहट सुनकर कार्तिक जाग गया। हम दोनों कम से कम आवाज़ें पैदा करते हुए ड्राइंग रूम में आ गए। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद बेटा, अब मैं संभाल लूँगी, तुम घर जाओ। मैंने उसकी पीठ प्यार से थपथपाई। मैं कपड़े बदल कर आता हूँ। उसकी यह बात सुनकर मैंने नोट किया कि उसके कपड़ों से उल्टी की बदबू आ रही थी। अब कल आ जाना, थक भी गए होगे। नहीं, मैं बिल्कुल थका हुआ नहीं हूँ मौसी जी। दरअसल उजाला एक उपन्यास पढ़ना चाहती हैं, मैं वो भी उसे आज ही देना चाहता हूँ। वो स्वीकार कर लेगी तुम्हारा उपहार? मेरी आंखों में सराफत के भाव उभरे। हाँ मौसी जी, उसने मुझे आज अच्छा इंसान बताया है। अब मैं उसका अच्छा मित्र बनने का प्रयास करूँगा, वो शर्माता हुआ सा बोला। तब एक काम और करना, बीमार आदमी के कमरे में फूलों का सुंदर गुलदस्ता। मैं समझ गया। उसने उत्साहित अंदाज में मुझे हाथ जोड़कर प्रणाम किया और घर के बाहर चला गया। उसे लौटने में करीब 1 घंटे लगे। इस सारे समय में उजाला अपने भाई भाभीियों के व्यवहार की लगातार आलोचना करती रही। उसने इन सब के लिए अब तक जो भी किया था उन कामों का राग अलापती रही। मैंने जानबूझकर कोई प्रतिक्रिया जाहिर नहीं की, सिर्फ इतना ही कहा, कई बार अपने काम नहीं आते। उजाला, इस समस्या का समाधान यही है कि उस दिल के अच्छे इंसान को तुम अपनों की सूची में शामिल कर लो, जो सुख दुख में तुम्हारा साथ खुशी खुशी देने को तैयार है। मेरा इशारा कार्तिक की तरफ है। इस बात को उसने बखूबी समझा, पर हमारे बीच कार्तिक को लेकर कोई चर्चा नहीं छिड़ी। मैंने इस मामले में अपनी टांग अड़ाने की मूर्खता नहीं की। कार्तिक ने बाहर से जब घंटी बजाई तब मैंने उजाला का हाथ पकड़कर भावुक स्वर में सिर्फ इतना ही कहा, बेटी, अपने भाई और भाभीियों के परिवारों से भावी सुख और सुरक्षा पाने की नासमझी मत कर। इनके दिमाग में तेरे बलिदान और त्याग की यादें वक्त धुंधली कर देगा। तूने जो भी इन सब के लिए किया है वह वक्त की ज़रूरत थी। अब उन बलिदानों की कीमत मत मांग। जिंदगी में सुख, शांति, सुरक्षा और प्यार भरा सहारा सभी को चाहिए। अपनी घर गृहस्थी बसा ले, ये सब चीज़ें तुझे वहीं मिलेंगी। मेरी इस सलाह को उजाला ने गंभीरता से लिया है। इसका एहसास मुझे उसके कार्तिक द्वारा लाए गए गुलदस्ते को स्वीकार करने के अंदाज से हुआ। कार्तिक के हाथों से गुलाब के फूलों का वो छोटा सा गुलदस्ता लेते हुए उजाला शर्मा उठी थी। उसे किसी आम लड़की की तरह यूं शर्माते हुए मैंने पहली बार देखा था। उन दोनों को अकेला छोड़कर मैं ड्राइंग रूम में चली आई। वहाँ से मैंने फ़ोन पर पूनम और नेहा से बातें की। किला फतेह हो गया है, अब तुम लौट आओ। मेरी यह बात सुनकर वह दोनों खुशियों की आवेग में झूम उठी। आज जो भी घटा था वह पूनम, नेहा और मेरी मिली भगत का नतीजा था। उजाला की बीमारी का फ़ायदा उठाकर हम तीनों ने कार्तिक और उसे पास लाने की योजना पिछली रात ही बनाई थी। अरविंद और विनय इस योजना का हिस्सा नहीं थे। जानबूझकर ऐसी परिस्थितियां पैदा की गई कि वह चारों घर से बाहर चले जाएं। पूनम ने अरविंद के साथ जबरदस्ती झगड़े को बढ़ाया था। बेचारी ने एक तमाचा भी खाया। चलो कोई नहीं। नेहा ही जोर देकर विनय को साथ में घर से बाहर ले गई थी। अब उजाला कार्तिक के साथ अपनी घर गृहस्थी बसा लेगी। इस आशा की जड़ें आज काफ़ी मजबूत हो गई थी। घर में बढ़ते झगड़ों की समस्या को हल करने की दिशा में हमने सही कदम उठाया था। इसका भरोसा मेरे मन में पक्का होने लगा था। तो बस आज की कहानी में इतना ही। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।